My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel Azit Mathematics. आज मैं आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर के उपस्थित हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, या एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, किसी भी तरह का एग्जाम हो, मैथ के ये जो प्रश्न हैं बड़े ही आकर्षक और इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम सीखते हैं इन प्रश्नों का हल कैसे निकालेंगे। कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का भी उपयोग यहाँ किया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं, जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो P बटा Q के रूप में जब लिखा जा सके तो Q का मान 1 भी हो सकता है। बस कंडीशन कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 ये फॉलो होना चाहिए। यदि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कोई ना कोई संख्या अंडर रूट में आ जाएगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 328 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 290 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 1331 और यहाँ क्यूब रूट निकालना है। आपको पता होगा कि 1331 इसका क्यूब रूट क्या होता है? 11 इसका क्यूब रूट है। तो यह जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होगी। तो हमारा आंसर होगा डी। विदाउट पेन एंड पेपर, बिना आप कलम और कागज का उपयोग करके, केवल दृष्टिपात करके, वाई विलोकनम उपसूत्र का उपयोग करके आप आंसर को लिख सकते हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। 13/25 इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा है। 13/25 का दशमलव प्रसार 13/125 है, ना कि 13/125 है। 13/125 का दशमलव प्रसार क्या है? तो यहाँ पर दो विकल्प हैं। पहला कि आप सीधे इसको भाग दें, 125 से 13 में भाग दें और आप भागफल ज्ञात कर लें। आप इजिली रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन उससे आसान विकल्प, हम किसी न किसी उपाय से यदि 10 का सीरीज हासिल कर लेते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और देखिए वो कैसे हासिल होगा। ये जो 125 है, ये 125 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 का ये वैल्यू है। यदि हम यहाँ पर 2 का पावर 3 अर्थात 8 से मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर में, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो सीधे आंसर होगा। 13 का पहाड़ा आपको मालूम है, टेबल ऑफ 13 104, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 1000। सीधे भाग देंगे, भाग क्या देना है, 1 2 3 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे 0.104, और इसमें देख लें कि 104 यहाँ पर है, विकल्प सी। तो इस तरह से ये भी प्रश्न इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। समय की बचत करनी होगी, भाग देने से बच जाएंगे। 8232 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर इसमें से कौन है? ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, चूज करते हैं। हम पहले जनरल बेसिक तरीके से इसको निकालने का प्रयास करते हैं। 8232 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि अंतिम अंक 2 है। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4116। फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है यहाँ पर, इकाई अंक। तो ये होगा 205 शेष बचा, यहाँ पर 1 शेष बचा, और 5 फिर 8
भाग देने का ये तरीका भी आपको बताया गया है, आप वैदिक मैथमेटिक्स में देखे होंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 1029 मिल रहा है। अब अंकों का योग यहां पर 3 से विभाजित होने वाला है। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से ये कटने वाला है, 3 से भाग देंगे। अब आप चूंकि मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यह 7 का क्यूब है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर 7 का यूज करेंगे। अब क्या हुआ, 2 का पावर 3, 3, 7 का पावर 3, यहां पर विकल्प हमारा ये मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर अपना सूत्र लगाते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगाते हैं यूनिट डिजिट का। डिजिट सम का जब हम यूज करते हैं, समुच्चय गुणितः गुणक समुच्चय, तो उसके आधार पर भी हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। संख्या देखिए 8232, 8232। 8232 का जब हम डिजिट सम निकालेंगे तो कितना होगा। डिजिट सम का मतलब क्या है कि सभी अंकों को जोड़ करके और उसको यूनिट डिजिट बना लेना है। आप यहां सीख लीजिए डिजिट सम निकालना। 8 2 10, 3 13, 2 15 हुआ। इसको भी एक बार जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, अर्थात इसका जो यूनिट डिजिट मिला हमको, डिजिट सम, वो 6 मिला। 6 का प्राइम फैक्टर यदि हम करें तो 2 into 3 हुआ 3, केवल 3 पर हम दृष्टिपात करें, एक बार 3 आया है। अब इस विकल्प में देख लें कि कहां पर एक बार 3 है, तो यहीं पर हमें एक बार 3 नजर आता है, अर्थात हमारा ये विकल्प यही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में कौन अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग, कौन अशांत आवर्ती है, किसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती है, रिपीट नहीं करेगा, रेशनल नहीं होगा। ये देखिए 8 है यहां पर, 8 क्या है, 2 का पावर 3 हुआ। यहां पर 320 दिखाई दे रहा है, 320 का मतलब कि 32, यहां भी 2 और 5 के ही फैक्टर मिलने वाले हैं। 455 को छोड़ दें और 200 को यदि देखें तो 2 गुणा 100, यहां भी यह जो है शांत दशमलव का प्रकार है, क्योंकि इनसे भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बच गया ये, तो बिना किसी परिश्रम के हम सीधे इस विकल्प को चूज कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलसीएम 336, 336 और 54 का 3024 दिया है, तो एचसीएफ निकाले। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको निकालने का तरीका आपको मालूम है। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। इस सूत्र का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के बाद आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर उसका उपयोग नहीं करेंगे। हम ऐसे मेथड का उपयोग करेंगे जो कि बिना परिश्रम के हमें उत्तर दे दे। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा गुणनखंड या सबसे बड़ा भाजक। तो इसमें जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं 336 और 54, 336 एंड 54, ये जो नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर एचसीएफ से डिवाइड होने चाहिए। एचसीएफ से इनको पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। हम देखें कि यह 4 से यह नंबर नहीं कटेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता है। 6 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसकी संभावना पूरी पूरी है। अब देखें 8 से, तो 8 से ये नहीं कटेगा।
इसलिए इसको भी हम छोड़ देंगे। 12 से भी ये नहीं कटेगा क्योंकि 12 का टेबल आपको तो मालूम ही होगा, तो ये भी विकल्प हमारा कैंसिल हुआ। तो बच गया 6। लेकिन क्या ये सही है? जांच भी कर सकते हैं। सही तो बिल्कुल है, लेकिन जांच करने के लिए, विश्वास के लिए हम यहां पर लिखेंगे 336 गुणा 54 और डिवाइडेड बाय एलसीएम 3024। अब इसको सॉल्व कर लें। चूंकि यहां पर हम अंकों का योग देखें तो 3 2 5 4 9 9 हो रहा है, यहां भी अंकों का योग 9 है, तो 9 से ये संख्या कट जाएगी, 9 से कटेगी। 9 3 27, शेष बचा 3, फिर 27, शेष बचा 5, 9 6 54, 336, 336 डायरेक्ट कटेगा, आंसर आ गया 6। तो यहां भी आंसर हमें इस तरह से 6 मिल रहा है। लेकिन हम केवल देख करके ही पता लगा सकते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्यू, खाली स्थान ब्लैंक स्पेस, इसके रूप का होता है। अब इसमें से सिलेक्ट करना है कि किसके फॉर्म में होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो 2q, जब इसका एक फैक्टर 2 है तो ये हो नहीं सकता। इसमें भी यदि हम कॉमन निकालें तो 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 इसका एक फैक्टर है। इट मीन्स कि यह सम संख्या है, इवन। इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये भी इवन हुआ। हमें चाहिए ऑड, ये बच गया। यदि आपको याद नहीं हो तो विकल्पों को देख करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण स्पष्ट है कि इसका एक फैक्टर 2 है और 2 जहां पर फैक्टर हो जाए वो इवन होता है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो ये तो आपको पता होगा, इसमें तो ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। लास्ट डिजिट 8 है, हो नहीं सकता। लास्ट डिजिट 5 है, तो केवल 5 को छोड़ करके किसी भी नंबर में यदि अंत में 5 हो तो वो प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। इसलिए इन सब के बारे में कोई संभावना ही नहीं, ये बच गया। विदाउट पेन एंड पेपर, किस प्रकार की संख्या है ये? √3 के बारे में आपको मालूम है कि √3 इरेशनल नंबर है, तो √3 इरेशनल है, इसलिए पूरा ये नंबर इरेशनल होगा। किसी भी सोच विचार की तनिक भी जरूरत नहीं है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि कौन रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री, जिसका डिग्री 1 हो, तो यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यानी अबव ऑल, उपरोक्त सभी, ये तीनों विकल्प लीनियर पॉलिनोमियल के हैं, इसलिए डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन पोलिनोमियल नहीं है? तो पोलिनोमियल होने के लिए आपको बताया गया है कि पोलिनोमियल कब होगा। या तो वहां पर जो वेरिएबल दिया है उसका जो पावर है वो आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर 0 एंड नेचुरल। तो यहां पर चूंकि फ्रैक्शन में है, वेरिएबल हो नहीं सकता। यहाँ पर ये इरेशनल के रूप में है, नहीं हो सकता है। यहाँ भी ये फ्रैक्शन में हो गया, नीचे हो गया वेरिएबल, नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ भी हमारा यही विकल्प सही होगा, इनमें सभी। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 के शून्यक क्या होंगे? शून्यक का मतलब जीरो क्या होंगे? तो इसका शून्यक निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इसके इक्विवेलेंट 0 रखते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तब सॉल्व करते हैं। या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं, द्विघात सूत्र का उपयोग करके अल्फा बीटा ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा आपको ऐसा मेथड बाय विलोकन, हम केवल देख करके ही आप उत्तर का पता लगा सकते हैं, इसके बारे में सीख लीजिए। यहां फर्स्ट और लास्ट, आद्यम आद्येन अंत्यम अंत्येन, प्रथम और अंतिम के द्वारा हम इसका यदि मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो हमारा फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा।
अब यहां जो विकल्प यहां दिए हुए हैं, इन विकल्पों का गुणनफल पॉजिटिव कहां कहां होता है इसको देख ले। यहां पॉजिटिव होता है और यहां पॉजिटिव होता है, यहां नहीं होता है, यहां नहीं होता है। तो ये दोनों तो इसी तरह से हट गए। अब यहां देखते हैं, इसका साइन जो है वो निगेटिव है। तो जब यहां साइन निगेटिव है तो इसके जीरोज का साइन इसका ठीक उल्टा होगा। तो किसका प्रोडक्ट यहां 4 हो रहा है? इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन इसका अपोजिट साइन होना चाहिए, तो इसका अपोजिट साइन यहां पर है। ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो यही विकल्प होगा, इसका ये जीरोज होगा। आप निकाल करके जांच कर सकते हैं। उसी तरह से यहां देखते हैं, इसके शून्य क्या होंगे। तो यहां भी यहां प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव हो रहा है। 6 और -2 का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो रहा है। तो यहां देखें कि कहां कहां प्रोडक्ट निगेटिव है। तो यहां प्रोडक्ट निगेटिव है और यहां प्रोडक्ट निगेटिव है। ये पॉजिटिव है, नहीं होगा। ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट इसका नहीं होगा। ये दोनों संभावना नहीं है। अब बच गई कि इन दोनों में से कौन हमें चुनना है बिना सॉल्व किए। तो यहां पर हम यूज करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम। यहां तिरछा गुणा करते हैं और साथ में ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। -2 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा -4 और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसका सम कितना होगा? -1 होगा। लेकिन हमें ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने का मतलब हुआ कि इसका चिन्ह बदल देना है। तो इसका जब चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है, प्लस होना चाहिए। यहां पर देखें तो यहां पर 4 और ये -3, तो यहां पर चिन्ह बदल करके सही आ रहा है, क्योंकि 4 और -3 का यदि सम हम निकाले तो +1 होगा। यहां -1 है, +1 होना चाहिए। ये इसका जीरोज होगा। इस चीज को एक बार फिर समझने का हम प्रयास करते हैं। आपको यहां देखते हैं, केवल विकल्प को देखें। विकल्प दिया हुआ है, मैंने ये तो क्लियर कर लिया कि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव नहीं है। बच गया ये -2/3 और ये 1/2। इसको यहां लिख देते हैं 2/3 एंड -1/2। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस तरह से तो होता है -4। ये चूंकि माइनस चिन्ह हम पहले लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाले को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और ये मल्टीप्लीकेशन 3 हुआ। इन दोनों का सम कितना होगा? क्योंकि यहां पर सम होता है, सम -1 हुआ। लेकिन शून्यक में ये ट्रांसपोज होकर के आता है। जीरो जब निकालते हैं तो जो साइन है वो बदल जाता है। तो यहां -1 हो रहा है, हमें चाहिए +1 इसके अनुसार। अब यहां देखते हैं तो 2 × 2 4 और ये हुआ -3। यहां का जब हम सम निकालते हैं तो ये +1 होता है, जो कि इसका ठीक अपोजिट है। इसलिए हमारा ये विकल्प सही है। आप निकाल करके जांच कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 6 और 6 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मिड पॉइंट्स का निर्देशांक निकालने के लिए इसका x और इसका x, दोनों x का मीन निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं। तो 4 और 6 के बीच में क्या पड़ेगा? 5 होगा। 4 6 10, 10 का आधा 5। देखे 5 कहां पर है? शुरुआत में 5 यहां पर है। उसी तरह से इसका भी जांच कर ले। 6 और 8, y1 + y2/2, 6 और 8 के बीच में 7 पड़ेगा। ये विकल्प हमारा सही है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों फिर नेगेटिव हो नहीं सकता। अब pxy की मूल बिंदु से दूरी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये हुआ pxy और ये ओरिजिन 0 0। तो इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, उसका स्क्वायर और उन दोनों का सम ये होगा x - 0 x होल स्क्वायर।
y माइनस 0 y स्क्वायर। तो ये हो गया, ये हो नहीं सकता क्योंकि निगेटिव हो गया, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग करते क्या है कि इसका रूट इस तरह से लिख देते हैं जो कि कदापि संभव नहीं है। तो इस सब बातों की सावधानी आपको रखनी होगी। अगला प्रश्न यहां देखें, 0, 6 और -3, 8। 0, 6 और -3, 8 के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। 0, 6 ये पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट है -3, -8। मान लीजिए कि ए और ये बी हुआ, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर और उन सबका स्क्वायर रूट। लेकिन उतना समय आपको नहीं लगाना है, आपको मेंटली मानसिक रूप से तैयार रहना है इन प्रश्नों को हल करने के लिए। करते क्या है, यहां से इसका डिफरेंस लेते हैं। कितना होगा डिफरेंस? हमेशा आप पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा और निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लीजिए। ये 0 और 3 है, इनका डिफरेंस 3 हुआ, पॉजिटिव स्क्वायर किया। फिर इसका डिफरेंस लीजिए, 6 और -8 का डिफरेंस। 6 और -8 का डिफरेंस 2 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, बल्कि उसको जोड़ देना है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो जोड़ देना है। 6 और 8 जोड़ने पर क्या होगा 14 और इसका अंडर रूट 9 प्लस 196 जोड़ देंगे 205। अंडर रूट हमारा 205 यहां पर है, तो इस तरह से 205 अंडर रूट में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 1 - 1 B -4 6 एंड C -3 -5 से निर्मित ट्रायंगल ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है आपको वैदिक मेथड से। 1 - 1 लिख देंगे 1 - 1, फिर B का लिख देंगे -4 6 और C का लिख देंगे -3 -5। अब यहां पर हम रिफ्लेक्शन लेंगे, किसी को भी 0 करेंगे, जिसको इच्छा हो आप 0 कर सकते हैं, किसी को भी आप 0 कर सकते हैं। इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, हम इसी को कर देते हैं। 3 का रिफ्लेक्स -3 का रिफ्लेक्शन 3 होगा और -5 का 5 होगा, यानी 3 5। तो सब जगह 3 5 हमें ले लेना है। ये तो 0 हो जाएगा जोड़ने पर, ये हो गया 4, 5 - 1 4, ये हो गया -1 और 11। अब ये बच गया, ये कोऑर्डिनेट, इसी को हमें सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है, 1/2 तो कोफिशिएंट होगा, 4 4 -1 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज सॉल्व कीजिए। 1/2 4 में 11 से गुणा करेंगे 44 और बीच में माइनस होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो +4। 44 और 4 48 48 और डिवाइड करेंगे 24। कहीं इसमें 24 है 24 यूनिट स्क्वायर यूनिट। ये इस तरह से आप आसानी से कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो किसी त्रिभुज का जब एरिया 0 है तो उसके जो वर्टिसेस होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, संरेख होते हैं। tan 48 डिग्री tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। यहां पर यह देखा जाता है कि कब अंकों का जो संख्या है डिग्री को एंगल, उनका सम हमें 90 मिल जाए। यदि सम 90 मिल जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। 48 और 42 ये दोनों सेम टी रेशियोज और इनका सम 90। फिर 23 और 67
23 प्लस 67, इनका भी सम 90, ये भी 10, तो इनका वैल्यू 1 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 हो गया। 1 इंटू 1 1, बिना किसी सोच विचार के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 cot A is equal to 8, find the value of sec A। 15 cot A is equal to 8, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, sec A का वैल्यू फाइंड करना है। तो cot क्या है, cot की वैल्यू क्या है, 8/15, ये क्या होता है, b/p। यदि हम ट्रिपल का उपयोग करें तो पहले b लिखते हैं, तब p लिखते हैं, तब h लिखते हैं। bph, b का वैल्यू 8, p का वैल्यू 15, और ट्रिपल में हमने आपको सिखाया है 8 और 15 के बाद h जो होगा वो 17 होगा। 8, 15, 17, ये ट्रिपल है। तो यहाँ पर अब हमें सेक की वैल्यू लिखनी है, सेक h/b, h 17/b 8। तो इस तरह से 17/8 कहीं विकल्प हमें खोजना है, ये होगा। उसके बाद 7 cosec स्क्वायर ए माइनस 7 cot स्क्वायर ए, 7 यदि कॉमन निकाल दें तो क्या बच जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ये बच गया। फिर इसका वैल्यू 1, तो 7, तो इस तरह से इसमें 7। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी इसकी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, बहुवैकल्पिक प्रश्न ही आते हैं। अधिकतर आपकी संभावना इन्हीं पर निर्भर है। यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। कहीं कुछ सुधार करना है उसके बारे में भी आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य से किसी भी तरह की त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो यदि कहीं कोई आपको त्रुटि नजर आए तो आप जरूर अपने विचार व्यक्त करें। सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा और यथासंभव आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।